कुछ और खबरें आपको बताएंगे तमिलनाडु से, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात हो चुके हैं बेकाबू। तिरुपत्तुर में लोगों के घर में बारिश का पानी घुस चुका है, सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बुरे तरीके से आप तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लगा पाएंगे कि लोगों के घरों में पानी भर चुका है। जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, दिनचर्या पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी। घरों के अंदर की तस्वीर आप देखकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये घर है, कैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, सारा सामान भीग चुका है। रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं, दैनिक दिनचर्या जो होती है, वो इंसानों की पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। तमिलनाडु की तस्वीरें हैं, भारी बारिश के बाद हालात एकदम बेकाबू हो चुके हैं। एक तरफ उत्तर भारत जहां पर कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, लू से लोग झुलस रहे हैं, लू से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम का कहर आप देखिए तमिलनाडु में, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात एकदम बेकाबू हो चुके हैं और मौसम विभाग के अनुसार अभी वहां पर अलर्ट घोषित किया है। एक तरफ जहां हीट वेव का रेड अलर्ट है हरियाणा समेत 4 राज्यों में, यूपी बिहार में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी तरफ बारिश को लेकर तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। अभी वहां पर मौसम विभाग के अनुसार मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और पलक देखिए, किताबें डूबी हुई नजर आ रही हैं पानी में, मंदिर पूरी तरीके से पानी में नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह कि इस तरीके से जब पानी का फ्लो बढ़ता है तो बीमारियां भी साथ साथ में आती हैं। जहाँ गर्मी की वजह से आप बता रहे हैं उत्तर भारत में किस तरीके से, एनसीआर की खासतौर पर बात की जाए, उत्तर भारत की बात की जाए, वहां पर गर्मी से लोग परेशान हैं, लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं तमिलनाडु की ये तस्वीरें जहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है लोगों के घरों में, और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आने वाली हैं। रंजना, हाँ बिल्कुल, देखिए भारत में तय समय से 72 घंटे पहले मानसून ने दस्तक दे दी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की तस्वीरें लगातार आप देख रहे। तमिलनाडु की तस्वीरें आपने देखी किस तरह से भारी बारिश की वजह से वहां पर लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते खबरों में आके बड़ी खबर आपको बता रहे, यूक्रेन ने रूस पर 62 ड्रोन दागे हैं और मिसाइलें भी दागी गई हैं। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी बंद हो गई है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बताते चले आपको कि यूक्रेन और लगातार जो यूक्रेन ने रूस पर 62 ड्रोन दागे हैं, मिसाइलें भी दागी है और हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी बंद पड़ गई है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार दोनों देश युद्ध के मैदान में खड़े हैं। 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन फिलहाल ना ही रूस झुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन मानने को तैयार है। लगातार जब भी रशिया की तरफ से कोई अटैक किया जाता है, उसके रिटेलिएशन में यूक्रेन भी यहां पर बदला जरूर लेता है। और इसी के तहत यहां पर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन दागे, 62 ड्रोन के साथ में अटैक किया है। हमले के बाद में ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी गई है रशिया की, क्योंकि यूक्रेन ने अटैक किया है। मिसाइलें भी दागी गई हैं, जो जानकारी मिल रही है। फिलहाल नुकसान कितना हुआ ये अभी तक सामने नहीं आया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं नेपाल से, जहां पर प्रचंड ने हासिल किया है विश्वास मत। आपको बता दें कि पीएम प्रचंड ने संसद में हासिल किया है विश्वास मत। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा में 157 वोट यहां पर मिले हैं प्रचंड को। और देखिए अखबारों में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। नेपाल के पीएम प्रचंड ने संसद में हासिल किया विश्वास मत। चौथा शक्ति परीक्षण ये रहा, प्रतिनिधि सभा में मिले 157 वोट। काठमांडू से एक खबर, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। ये उनके पदभार संभालने के 18 महीने के भीतर चौथा शक्ति परीक्षण रहा। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आप लगातार देख रहे हैं नेपाल में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, तो इस तरफ देश की अगर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव चल रहा है और 5 चरण पूरे हो चुके हैं, 6वां 7वां चरण बचता है और उसके लिए प्रचार लगातार जोरों पर। इस बीच मेदिनीपुर में सीएम ममता ने रोड शो किया, पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में पूरा रोड शो किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर में रोड शो किया। ये उनके रोड शो की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेदिनीपुर की ये तस्वीरें हैं। मेदिनीपुर में खास तौर पर आप देखिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सड़कों पर लोगों के बीच नजर आ रही हैं। आमतौर पर नेताओं को आपने रथ पर सवार होते देखा होगा, लेकिन ममता बनर्जी की अगर बात करते हैं तो अपने अलग ही अंदाज में ममता प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखिए इस वक्त तस्वीरें, जब वो रोड शो करने निकली, लोग अपने जो प्रत्याशी उनके साथ में नजर आ रहे, लोग उनके अगल बगल में इधर नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर आप देखिए मेदिनीपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल की खास तौर पर अगर बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है मेदिनीपुर, जहाँ पर प्रचार के लिए पहुंची है। मेदिनीपुर में से ममता बनर्जी ने खूब रोड शो किया और उसके बाद में लोगों के बीच में वो नजर आई और मेदिनीपुर में अपने प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट भी मांगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करती हुई सीएम ममता बनर्जी। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जयप्रकाश अग्रवाल ने किया इस दौरान प्रचार प्रसार जमकर।
दिल्ली की 7 सीटों पर, क्योंकि अब 25 मई को होने हैं मतदान और इसके लिए अब दिल्ली में प्रचार प्रसार जोर पकड़ता हुआ। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। इस दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीते दिनों बीजेपी के तमाम दिग्गज हों, वो भी दिल्ली के दौरे पर रहे। दिल्ली पर फोकस उनका रहा, क्योंकि अब छठवां फेज जो कि दिल्ली में 25 मई को डाले जाएंगे वोट, और उसके पहले घर घर जाकर प्रचार प्रसार करते हुए, वोट की अपील करते हुए, बच्चों से मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में अब कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए, कहते हैं कि जो जीता चांदनी चौक उसी की बनती है पार्टी, तो ऐसे में उसको बखूबी पार्टी समझती हुई नजर आ रही है और इसीलिए पूरी ताकत के साथ में चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है, क्योंकि अब अगला नंबर दिल्ली में चुनाव का है। बढ़ते आगे और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सपा की सभा में फिर से हंगामा हुआ। सपा नेताओं में मंच पर चढ़ने की यहां पर होड़ मची नजर आई और तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है कि किस तरह से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की जा सके। लेकिन इससे पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभा को संबोधित कर रहे थे, रैली में थे और इसी बीच वहां पर हंगामा मच गया था। भीड़ काफ़ी ज़्यादा बेकाबू होती हुई नजर आई थी और एक बार फिर से ये तस्वीरें एसपी की जनसभा में हंगामा हुआ है। संत कबीर नगर में दरअसल पहुंचे यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और एसपी नेताओं के मंच पर चढ़ने को लेकर यहाँ पर होड़ मच गई और जमकर हंगामा होता हुआ नजर आया। देखिए भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आई और देखिए लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया जो ये तस्वीरें बयां करती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 5वें चरण के मतदान के बीच में रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना राहुल गांधी करते हुए नजर आए। कांग्रेस सांसद और रायबरेली से उम्मीदवार राहुल गांधी ने रायबरेली के पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। और पूजा आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में इलेक्शन थे उस दौरान भी राहुल गांधी इस तरीके से हनुमान जी के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे थे और इसी तरीके की कुछ तस्वीरें तब भी सामने आ रही थी और तब लगातार ये हमलावर भी हो रही थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के। राहुल गांधी यहाँ पर बजरंग बली का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हुए। देखिए, राम का सहारा, हनुमान जी का सहारा तो हर किसी को होता है और राजनीतिक तौर पर तो खास तौर पर नेताओं को रहता है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि वायनाड में इस तरह राहुल गांधी नजर नहीं आए, लेकिन जब बात रायबरेली की आई है तो खास तौर पर रायबरेली जो कि वो संसदीय क्षेत्र जैसे 2004 से लगातार सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही और इस बार जब राज्यसभा सांसद चुनी गई तो इस बार राहुल गांधी को अपनी ये सीट दी और लोगों से कहती हुई भी नजर आई थी कि अपना बेटा आपको सौंपे जा रही हूँ। और राहुल गांधी यहाँ के जो हनुमान मंदिर है वहाँ में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। एक तरफ वोटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और रायबरेली में यहाँ पे पिपलेश्वर मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन पूजन किया। आगे बढ़ते हुए बात होगी मंडी की। चुनाव प्रचार में निजी हमले हुए तेज। विक्रमादित्य सिंह की कंगना रनौत पर वाजिब टिप्पणी। कहा कंगना जिन मंदिरों में जा रही उनकी सफाई जरूरी। तो देखिए वहां पर मुकाबला कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य है। कंगना को पहले सीट मिली और ये टिकट यहाँ पर उनका पहले कंफर्म हुआ। विक्रमादित्य तो फिर भी काफ़ी बाद उनका टिकट कंफर्म हुआ क्योंकि कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी कि वो लड़ेंगी, उनकी मां लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। आखिरकार विक्रमादित्य तो चुनावी मैदान में है और लगातार वो कंगना रनौत के ऊपर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो मुंबई चली जाएंगी, जनता आपको कहते हुए नजर आते हैं कि वो आपका काम नहीं कर पाएंगी। और अब उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जिन जिन मंदिर में कंगना पहुंची हैं वहाँ की सफाई ज़रूरी है। जाहिर तौर पर ये लोगों की, खासकर महिलाओं की भावनाओं का विषय है और अब देखना होगा कि जनता को इस तरह की बातें किस हद तक और किसके फेवर में और किसके विरोध में प्रभावित कर पाती हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी स्वाति मालीवाल मामले पर, जिसमें विभव कुमार पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है। सीएम आवास ले जाया गया, वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सोमवार की शाम को दिल्ली पुलिस ने एक टीम लेकर विभव कुमार को सीएम आवास पहुंची और ऐसा इसलिए किया ताकि उस घटना वाले दिन क्या क्या हुआ उसको ठीक से समझा जा सके। इस दौरान पुलिस ने पूरे सीन को रिक्रिएट किया। सूत्रों का कहना है कि विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस इस केस में आरोपी के खिलाफ सारे सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। दरअसल 13 मई को ये घटना हुई थी और इस घटना को लेकर सीएम आवास पर मौजूद कई कर्मचारी, बाकी लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। अभी भी करीब 10 से 12 लोगों के बयान दर्ज किए जाने बाकी है, जिसमें पीसीआर स्टाफ और सिविल लाइंस थाना प्रभारी शामिल हैं।
बढ़ते खबरों में आगे और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में के कविता को नहीं मिली राहत और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 जून तक हिरासत बढ़ाई है। देखिए लगातार के कविता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से उन्हें राहत नहीं मिली है, राहत की उम्मीद लगातार, लेकिन 3 जून तक राउस एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत बढ़ा दी है। साक्षी बिल्कुल, बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें गुजरात से खबर, गुजरात एटीएस ने फेल की आतंकी साजिश, तो बड़ी सफलता यहां पर गुजरात एटीएस को अपने हाथ लगी। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 4 आतंकवादियों को दबोचा और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार यहां पर गुजरात एटीएस के द्वारा किया गया। गिरफ्तार आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। अब जांच पड़ताल लगातार जारी है। आईएस के इशारे पर भारत में टारगेट किलिंग की मंशा के साथ में ये पहुंचे थे। भाजपा आरएसएस नेताओं की हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही थी। एटीएस ने अहमदाबाद से 4 आतंकियों को दबोच लिया है। गिरफ्तारी इनकी हो गई है। एक के पास से पाकिस्तान का वैध वीजा भी मिला है। वहीं आईएसआईएस के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर एयरपोर्ट पर 4 आतंकियों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। तो गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण। आगे बढ़ती बात होगी मणिपुर की, जहां पर हथियार, गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ। गुप्त सूचना पर सेना की कार्रवाई, जांच में जुटी हुई है पुलिस। बरामद हथियारों और गोला बारूद को आगे की जांच के लिए मणिपुर पुलिस को सौंपा गया है। तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। तो मणिपुर में हालात सामान्य करने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी है। इस बीच वहां पर गोला बारूद हथियार बरामद हुए हैं और उसके बाद इसे मणिपुर पुलिस को सौंपा गया है ताकि मणिपुर पुलिस इस पूरे मामले में जाँच करे आगे। और मणिपुर पुलिस जांच में जुटी भी हुई है। गुप्त सूचना पर सेना ने कार्रवाई करते हुए जो भी वहां से गोला बारूद मिला है, जो हथियार मिले हैं, उनको मणिपुर पुलिस को सौंप दिया है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई चारधाम यात्रा को लेकर सीएम ने बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। बैठक करते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की और तमाम निर्देश दिए, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, अव्यवस्थाएं वहां पर हो गई थी। हालांकि सीएम ने सचिव को निर्देश वहां पर दिए कि आप जाइए, वहां पर कैंप करिए, तमाम जो सुविधाएं हैं वो श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए। बीच में ऑफलाइन पंजीकरण भी रोक दिया गया था। जिसका पंजीकरण नहीं था उसको यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत अव्यवस्थाएं हो रही थी। हालांकि बाद में सीएम ने इस बात की जानकारी भी दी कि अब सब कुछ सामान्य है और सब कुछ अब व्यवस्थित चल रहा है। और इस बीच आगे बढ़ते हैं खबरों में। आम आदमी पार्टी को विदेश से 7 करोड़ की अवैध फंडिंग की जानकारी। ईडी ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। आम आदमी पार्टी पर विदेश से अवैध फंड लेने का आरोप ईडी ने इस पत्र में लगाया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं या आम आदमी पार्टी हुई, लगातार ईडी के रडार पर है। इससे पहले भी हमने देखा कि शराब घोटाले से संबंधित पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के संयोजक रडार पर है। ईडी के किंग पिन के तौर पर वो सामने आते हैं। 100 करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप लगता है, इलेक्शन में पैसा यूज करने का आरोप लगता है, जिसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। और ऐसे में पूजा एक और आरोप अब आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा है, विदेशी फंडिंग का। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर आपने हासिल किया 7 करोड़ से ज्यादा का विदेशी कोष। ईडी ने इसी को लेकर गृह मंत्रालय को बाकायदा पत्र लिखा है। एफसीआरए का उल्लंघन कर विदेश से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कोष हासिल किया, यही आरोप इस बार आम आदमी पार्टी पर लगे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात होगी 33 दिन बाद ट्रैक से उठे किसानों की, जो कि अब रूट बहाली हो चुकी है। 5500 ट्रेनें बाधित, 163 करोड़ का घाटा। किसानों ने हरियाणा सरकार पर कोई दबाव नहीं, ये बात कही है। बड़ी जानकारी इस वक्त है किसानों को लेकर। देखिए, हरियाणा में किसानों की जो नाराजगी है वो लगातार भी बनी हुई है। 33 दिन बाद हालांकि ट्रैक से उठ गए हैं किसान, जिसके बाद से रूट बहाली हो गई है, लेकिन 5500 ट्रेनें बाधित हैं। 163 करोड़ का घाटा हुआ। किसानों ने माना हरियाणा सरकार पर कोई दबाव नहीं। और अब बात होगी राजधानी दिल्ली की, क्योंकि राजधानी दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। जल रही है राजधानी। दिल्ली में गर्मी से हाहाकार, टूटा 11 साल का रिकॉर्ड। 11 साल के बाद सबसे गर्म दिन रहा सोमवार। नजफगढ़ में पारा 47 के पार रहा। और दिल्ली में क्योंकि अलर्ट है, सप्ताह पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी। मतदान वाले दिन 40 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा चढ़ा और इस दौरान बिजली की मांग भी बढ़ गई है। 235 गीगावाट पर बनी हुई है अधिकतम मांग। ये बड़ी जानकारी है, तो न्यूज़पेपर्स में इसका जिक्र है। दरअसल दिल्ली में गर्मी पीक पर रही। पावर डिमांड ने इस बार सारे सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरे दिन 7000 मेगावाट के पार पहुंची है। दरअसल भीषण गर्मी के कारण इस बार जून तक का आंकड़ा 8000 के पार होगा। तो इसमें जानकारी है कि दिल्ली में बिजली की मांग ने अपना पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली का जो पीक है अब वो सोमवार को रहा।
तब 7,572 मेगावाट पर डिमांड ये पहुंची बिजली की। पिछले साल 2023 में ये डिमांड थी 7,438 मेगावाट, जो कि इस बार बढ़ गई है। दिल्ली में अब तक का सबसे पीक पावर डिमांड 29 जून 2022 को रहा था। तब भी 7600 मेगावाट के आसपास रही थी डिमांड, लेकिन अब सबसे ज्यादा सारे रिकॉर्ड्स टूटते हुए इस बार 7000 मेगावाट के पार पहुंची तीसरी डिमांड। और अब वक्त हो गया है फैक्ट फाइल को जानने का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है आज। तो इसके बारे में हम आपको फैक्ट फाइल में बताएंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। चाय का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। चाय दुनिया का दूसरा पॉपुलर ड्रिंक है। चीन के शासक शेंग नूंग ने चाय की खोज की थी। साल 2019 से अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुरुआत की जाती है। चाय भारत, यूके और कई सारे देशों में लोकप्रिय है और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। और बात होगी आज कोर्ट केसेस की। तो कोर्ट केस की अगर बात करें, झारखंड की पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी। मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरियाणा की पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर हमला करने के आरोपी 2 लोगों की हत्या के प्रयास के अपराध से बरी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं सरकारी योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा में विकसित भारत शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। गौतम बुद्ध नगर के यमुना बाढ़ क्षेत्र में स्थित सभी 50 आवेदकों की संपत्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 5 महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी और शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोपी अमित कात्याल की ओर से दायर जमानत याचिका पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। वहीं केजरीवाल और के कविता के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर भी सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी केस की सुनवाई होगी। जमीन फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी तापस घोष ने अदालत से लगाई है जमानत की गुहार।